प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे चिर या स्थिर सामरिक तत्व। चलिए थोड़ा सा इस पे हम गौर कर लेते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे आप लोग थोड़ा इसको मन लगा के समझिएगा, हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। ये युद्ध कला संबंधित आप लोगों का एक चैप्टर है, स्थिर या चिर सामरिक तत्व। चिर या स्थिर सामरिक तत्व, ठीक है। ये दो तत्वों से मिलके बना है। पहली बात, चिर या स्थिर प्लस सामरिक तत्व। चलिए इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। देखिए, चिर का मतलब होता है लंबे समय तक। जैसे हम लोग आशीर्वाद स्वरूप बोल देते हैं चिरंजीवी रहो, तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? चिरंजीवी, अर्थात बहुत दिनों तक जीवित रहो। तो संभवतः जो इसका सामान्य अर्थ है वो है लंबे समय तक, चिर का मतलब। और स्थिर का मतलब सदा बना रहने वाला, अर्थात चिर या स्थिर का मतलब है लंबे समय तक या सदा बना रहने वाला। तो संभवतः ये दोनों का अर्थ लगभग समान ही है, ठीक। लंबे समय तक बना रहने वाला या सदा बना रहने वाला, जिसमें स्थायित्व आ जाए, ठीक। चलिए, ये हो गया चिर या स्थिर। दूसरा है सामरिक तत्व। सामरिक तत्व में तीन चीज़ें होती हैं, अर्थात युद्ध में तीन चीज़ों का प्रयोग होता है। युद्ध के तीन तत्व होते हैं, जिसमें सेना होती है, हथियार होते हैं एवं युद्ध कलाएं। अब पूरा शब्द का अर्थ क्या हो गया? लंबे समय तक या सदा बना रहने वाला सामरिक तत्व, अर्थात सेना, हथियार एवं युद्ध कलाएं। चूँकि आप इसको समझ लीजिए कि सामरिक तत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चूँकि सेना तो हमेशा मनुष्यों की ही रही है, केवल हथियार और युद्ध कलाओं का ही स्वरूप उनका परिवर्तित होता रहा है। इसलिए हम बार बार जो है पूरे तत्वों का नाम ना लेकर केवल हम सामरिक तत्व ही बोलते रहेंगे, ठीक है। बाकी सामरिक तत्व में आप सैनिकों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सैनिकों में परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो तो मनुष्य ही होते हैं। बाकी उनको हथियारों में और युद्ध कलाओं में परिवर्तन होता है, ठीक। तो ज़्यादातर हमारा जो वर्ड होगा, ज़्यादातर हम फोकस करेंगे युद्ध कलाओं एवं हथियारों पर। बाकी सैनिक क्या है? वो तो मनुष्य हैं, उनको जो युद्ध कला लड़ाना, जिसका प्रशिक्षण दिया जाएगा वही लड़ेंगे, जो हथियार दिया जाएगा वही लड़ेंगे। तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है सेनाओं में, सेनाएँ तो वही रहती हैं। चलिए, अब इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ हो गया लंबे समय तक बने रहने वाले सामरिक तत्व या सदा बना रहने वाले सामरिक तत्व। ये संभवतः ये हो गया अर्थ चिर या स्थिर सामरिक तत्व, अर्थात लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले सेना, युद्ध कलाएं एवं हथियार। चलिए अब हम देखते हैं ये लंबे समय तक या चिर या इसमें अस्थायित्व कहाँ से आता है और ये है क्या चीज़। थोड़ा इसको हम समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें हम समझेंगे, तो वास्तव में हम समझ पाएंगे कि चिर सामरिक तत्व या स्थिर सामरिक तत्व हम किसको कहेंगे। क्योंकि ना तो ऐसी कोई युद्ध कला है, ना ऐसा कोई हथियार है जिसमें स्थिरता आई हो। पत्थर का हथियार पहले हमारे आदिमानव चलाते थे, बाद में तलवार, धनुष, बाण, बदलते बदलते भाले, उसके बाद आ गए हमारा मस्केट, तोप, टैंक, धीरे धीरे बदलते बदलते आज हम लोग मशीन गन, और आज के समय में हम लोग राइफल, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, पनडुब्बियाँ, जलपोत, यहाँ तक हम लोग पहुँच आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय की युद्ध कलाएँ जो नदियों में नौकाओं से लड़ी जाती थी, आज हमारी जो लड़ी जाने वाली युद्ध कला है, दोनों में कितना अंतर है। अर्थात कभी भी स्थायित्व तो नहीं आया, ना कभी स्थिर बना रहने वाला कोई तत्व सामने आया, ना हथियार सामने रहा, ना ही युद्ध कला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ना तो कोई ऐसा हथियार, ना सेना और ना ही कोई युद्ध कला है जो युद्ध में सदा प्रयोग होता रहा हो। अर्थात किसी भी युद्ध कला में, सेना को आप छोड़ दीजिए, सामरिक तत्व को आप ले लीजिए, ना तो कोई ऐसा हथियार, ना ही कोई ऐसी युद्ध कला। हाँ, एक समय एक हथियार आया, युद्ध कला आई, लेकिन तुरंत उसके तोड़ जो है सामने खोज लिया गया। यही परिवर्तन बराबर होता रहा है, ठीक। इसीलिए हम किसी हथियार या किसी युद्ध कला को चिर सामरिक तत्व की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला, लंबे समय तक बना रहने वाला या सदा बना रहने वाला, इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो कि बराबर चल रहा हो। हाँ, केवल एक ही चीज़ है जो बराबर चला है, परिवर्तन। अर्थात एक हथियार बना, उसका तुरंत तोड़ खोज लिया गया, एक युद्ध कला आई, उसका तोड़ खोज लिया गया, ठीक। चलिए, क्योंकि हथियारों की प्रकृति एवं स्वरूप सदा बदलती रही है और युद्ध कलाएं भी सदा बदलती रही हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा ना तो हथियार रहा, ना कभी कोई ऐसी युद्ध कला रही जिसमें अस्थायित्व आया हो। हर समय हथियार, कोई नया हथियार, कोई नई युद्ध कला जब भी सामने आई, विपक्ष ने
उसका तोड़ हमेशा निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथियारों एवं युद्ध कलाओं में परिवर्तन। अब हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, वैदिक काल से लेके एक बार हम लोग देखते हैं। फिर पराक्रम एवं वैदिक युग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें महत्व था रथ सेना और पैदल सेना का, जिसमें रथ सेना प्रमुख होती थी और प्रमुख हथियार जो होते थे उस समय, चाहे रथ हो चाहे पैदल सेना, धनुष बाण तलवार भाला युद्ध यंत्र एवं प्रमुख होते थे। और उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि रोमन लीजन और यूनानी फ्लैंक्स जो कि अपने समय की अजेय सेना थी, वो भी पैदल सेना ही थी। अब देखते हैं सुरक्षात्मक स्थिति में, जहाँ पर सैनिकों के शरीर की सुरक्षा के लिए एक तरफ जो है तलवार भाला धनुष बाण बने आक्रमण करने के लिए, दूसरी उसी समय उनसे सुरक्षित होने के लिए ढाल एवं कवच की भी खोज कर ली गई। एक तरफ आक्रमण करने के लिए धनुष बाण तलवार और दूसरी तरफ उन आक्रमणों से बचने के लिए ढाल एवं कवच। तो दूसरी बात, रथों से बचने के लिए या रथों का विरोध करने के लिए, क्योंकि रथ तो प्लेन जमीन पर ही लड़ सकते थे, तो रथों का विरोध करने के लिए ऊंची नीची भूमि, अगर रथों से लड़ना है तो पहाड़ियों पे चुनाव कीजिए। पहाड़ी पर रथ जा ही नहीं पाएंगे तो क्या लड़ेंगे। और बरसात के मौसम में युद्ध लड़ना, भाई बरसात के मौसम में रथ के पहिए धंसते होंगे, ऐसा आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, संभवतः समझ सकते हैं कि अर्थात जिसको जहां हम देखते हैं ताकतवर है, वहीं पर उसके लिए हम तोड़ ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा से। सौर युग आ जाता है हमारा, रथों का पतन हुआ, घुड़सवारों का उदय हुआ। अब देखिए हथियारों के स्तर में तो बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि धनुष बाण तलवार भाले यही सब घुड़सवार भी करते थे। युद्ध में कवच रहित और कवच युक्त घुड़सवारों का प्रयोग हुआ, ये बात सत्य है। कुछ समय तक कवच, कुछ समय तक बिना कवच। हाँ, एक नई चीज़ आई, रकाबों का प्रयोग, जिससे आघात समर तंत्र का जन्म हुआ, जिसके द्वारा धनुष बाण द्वारा घुड़सवारों द्वारा सफल धनुष बाण का प्रयोग हुआ। वही कार्य जो अभी तक रथ सेना करती थी, वही कार्य अब हमारे घुड़सवार सैनिक करने लगे, तो रथ सेना का महत्व समाप्त हो गया। अब चूंकि रथों के लिए रोड चाहिए था, कहीं आने और जाने के लिए, युद्ध भूमि के लिए प्लेन जमीन में लड़ सकते थे, ऊंची नीची पहाड़ी भूमि पर नहीं लड़ सकते थे, खेतों में नहीं लड़ सकते थे, बरसात के मौसम में नहीं लड़ सकते थे। कुछ कमियां रथों में थी, जो कि घुड़सवारों ने इसको पूरा कर दी, वो भी आघात समर तंत्र ने। भाई इसमें होता क्या था, घुड़सवार सेना हर प्रकार के भूमि पर कार्य कर सकती थी, रथ सेना से धनुष बाण चलाए जाते थे, तो वही कार्य सफलतापूर्वक रकाबों के द्वारा, आघात समर तंत्र के द्वारा घुड़सवार सैनिक हमारे करने लगे। तो इसी प्रकार से, और घुड़सवार सेना का जो खटकराम था, पता लगा नदी पार करना हुआ तो रथ द्वारा नदी पार कैसे किया जाएगा, नहीं हो पाएंगे, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए धीरे धीरे घुड़सवारों का उदय हुआ, रथों का पतन हुआ, परिवर्तन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बारूद युग आ जाता है। बारूद युग में देखते हैं, जिसे कि युद्ध का टेक्निकल युग कहा जाता है। इसमें घुड़सवार सेना का पतन हुआ, क्योंकि घुड़सवारों को गोलियों से आराम से मार सकते हैं। हथियार इसके, चूँकि हथियारों में परिवर्तन आप देख सकते हैं, आग्नेय अस्त्र हो गया, मस्केट, तोप, पिस्टल, संगीने, आधुनिक राइफलों और धीरे धीरे विकास के क्रम में मशीन गनों का निर्माण हुआ। और इन्हीं राइफलों और मशीन गनों और तोपों के द्वारा क्या जन्म हुआ, समरतंत्र में खाई युद्ध कला का जन्म। अब आप देख सकते हैं, खाई युद्ध कला, वो गड्ढे में छुप के लड़ने वाली कला, तो इससे गतिरोध जब पैदा हो गया, अब इन्हीं हथियारों से बचने के लिए, अर्थात हथियार तो बन गए, अब इन्हीं हथियारों से, गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और लोहे की प्लेटें एवं लौह कवच का निर्माण किया गया। अर्थात एक तरफ आक्रामक हथियार, दूसरी तरफ सुरक्षात्मक हथियार, एक तरफ आक्रामक हथियार, दूसरी तरफ उनका तोड़ खोजा गया। आगे हम देख सकते हैं, तेल युग में खाई युद्ध की समाप्ति हो गई। खाई युद्ध में समाप्ति कैसे हुआ, टैंकों का निर्माण कर लिया गया, इसने खाई युद्ध को समाप्त कर दिया। अब जहाँ पर एक तरफ से टैंकों ने खाई युद्ध को समाप्त किया और कवचित घुड़सवारों की सेना का स्थान टैंकों ने ले लिया, क्योंकि कवचित घुड़सवार चाहे भी हो, घुड़सवारों का पतन हुआ, क्योंकि राइफलों और मशीन गनों से घुड़सवारों को मारना आसान हो गया, इसलिए घुड़सवार सेना पतन हो गया। 1903 में हवाई जहाज का निर्माण किया गया और युद्ध को तीसरी दिशा मिली, खुला आसमान भी युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया। अर्थात परिवर्तन ही युद्ध का नियम है, सब लोग जानते हैं। लड़ाकू विमानों के निर्माण में युद्ध को पूर्ण युद्ध बना दिया।
आगे हम लोग देखते हैं टैंक विरोधी अस्त्र और विमान विरोधी अस्त्र। अब टैंक बने तो टैंक के विरोधी अस्त्र भी बने। टैंक विरोधी में टैंक भेदी तोपें, विशेष प्रकार की राइफलें टैंकों को तोड़ने के लिए, बम बनाए गए, रॉकेट और मिसाइलों का निर्माण हुआ। किसके लिए? टैंकों के लिए। अब एक तरफ टैंक ने क्या बोलते हैं, एक तरफ खाई युद्ध को टैंकों ने समाप्त किया और दूसरी तरफ जो है टैंकों को इनके विरोधी अस्त्रों ने समाप्त किया। अर्थात टैंक का तोड़ खोज लिया गया। किसके द्वारा? टैंक भेदी तोपें, मिसाइलों एवं जो है रॉकेटों के द्वारा टैंक तोड़ने की व्यवस्था लागू हुई। अब इधर देखते हैं विमान विरोधी अस्त्र। विमान जो कि ऊपर से बमबारी करते थे, जिसने युद्ध को एक तीसरी दिशा दी थी, खुला आसमान परिवर्तन हो गया था, विमान विरोधी अस्त्र भी बने। क्योंकि विमान से जब ऊपर बमबारी की जाती थी तो बहुत बड़ी तबाही आ जाती थी। अब विमानों को गिराने के लिए विमान विरोधी तोपें, रॉकेट एवं विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली, फतह से हवा में, जलपोतों से हवा में मार करने वाली मिसाइलों या प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया गया। अब यहाँ हम देखते हैं जो भी भयानक अस्त्र सामने आया उसका विरोधी हथियार तुरंत बनकर तैयार हो गया। ठीक। और विमान विरोधी अस्त्रों के रूप में रडार का भी प्रयोग किया गया उनको खोजने के लिए। चलिए, तो हम यहाँ यही देख रहे हैं, एक तरफ टैंक विरोधी अस्त्र बना, एक तरफ विमान विरोधी अस्त्र बना। वही लड़ाकू लड़ाकू विमान ऊपर से बमबारी करते थे, भयानक मौत बरसाते थे, उनसे बचने के लिए उनके विरोधी अस्त्र तैयार। टैंकों ने खाई युद्ध को समाप्त कर दिया, तो टैंक जो है मुख्य हथियार के रूप में सामने आए। जब मुख्य हथियार के रूप में सामने आए तो टैंकों के भी विरोधी अस्त्र तैयार हो गए, अर्थात तोड़ उनका निकाल लिया गया। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह नौसैनिक युद्ध कला में भी बदलाव हुआ। बारूद युग के पहले नौकाएं लकड़ी की बनी होती थी, आप सब लोग जानते हैं। बारूद युग में बारूद युग में नहीं, भाप युग के पहले। ठीक है, बारूद युग के समय में, भाप युग के पहले, जिनका प्रयोग सैनिकों को ले आना ले जाना होता था। और बारूद युग में नौकाओं को तोपों और बंदूकों द्वारा फायर शक्ति प्रदान की गई और भाप युग में लोहे के भारी हथियारों का निर्माण किया गया। ठीक, बारूद युग के पहले या बारूद युग के समय, ठीक ही लिखा है उसमें। चलिए, बारूद युग में लोहे और भाप युग में लोहे के भारी जलयानों का निर्माण किया गया। और तेल युग में छोटे बड़े युद्धपोत, जलपोत, विमान वाहक पोत, क्रूजर, विध्वंसक आदि का निर्माण इस समय किया गया, जिसमें पनडुब्बियां भी बन चुकी हैं आज। अब जैसे देखा जाए, सभी प्रकार के परमाणु जलपोत, युद्धपोत, विमान वाहक पोत, क्रूजर, विध्वंसक, फ्रिगेट्स, ये सब बन चुके हैं। अब इसके लिए इनके विरोधी अस्त्र भी बने हैं। अब इनको नष्ट करने के लिए कौन से अस्त्र बने हैं? टारपीडो हो गया, नौसैनिक प्रक्षेपास्त्र हो गए, विभिन्न प्रकार के जल सुरंगों द्वारा इनको नष्ट करने का प्रयास किया गया, रॉकेटों के द्वारा एवं पनडुब्बियों का निर्माण किया गया, केवल इनके विरोधी अस्त्रों के लिए और इन्हीं पोतों को डुबाने के लिए। अब आगे हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया गया और पनडुब्बी द्वारा टारपीडो का प्रयोग। चलिए, अर्थात विरोधी अस्त्र सबके तैयार होते गए। आगे हम देख सकते हैं परमाणु बम बना, न्यूट्रॉन बम बना, हाइड्रोजन बम भी बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम परमाणु बम का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के बमों को ले जाने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया गया। सीधी सी बात, अब कहीं परमाणु बम लेके क्या बोलते हैं जहाज़ों पे आना जाना नहीं है, बस पलक झपकते कुछ ही मिनट में किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हम परमाणु बमों का गिरा सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, प्रक्षेपास्त्र की मदद से विश्व के किसी भी कोने में पलक झपकते ही बम गिराना संभव हुआ। अब देखते हैं, जब प्रक्षेपास्त्र इस प्रकार भयानक अस्त्र के रूप में शामिल हो गया, एक प्रक्षेपास्त्र और एक बम, वारहेड जिसको हम लोग बोलते हैं, जब वारहेड की व्यवस्था हो गई, प्रक्षेपास्त्र जो है उनको ले जाने के लिए बहुत तेज़ गति से शुरू हो गए, तो प्रक्षेपास्त्र विरोधी अस्त्र भी बनने लगे। अमेरिका का स्टार वार प्रारंभ हो गया, जिसे कहते हैं NMD, नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसको अमेरिका ने शुरू कर दिया कि प्रक्षेपास्त्र को बीच में ही नष्ट कर देने की प्रक्रिया प्रारंभ। अर्थात जहां मिसाइलें एक अस्त्र के रूप में सामने आई, तो वहीं पर मिसाइल विरोधी मिसाइल भी बनने लगी। आप देख रहे हैं कि जो भी अस्त्र, जो भी युद्धपोत, जो भी लड़ाकू उपकरण सामने आया, तुरंत उसका विरोधी अस्त्र बनकर तैयार होता गया। चलिए आगे देखते हैं हम वास्तव में चिर सामरिक है क्या चीज़। अब हम देखते हैं चिर सामरिक तत्व वास्तव में है क्या चीज़। चलिए थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। युद्ध के मैदान में, अब इसको थोड़ा सा समझने की चीज़ है, हम थोड़ा सा इस पर आप लोग गौर करेंगे मित्रों। युद्ध के मैदान में यदि कोई नया अस्त्र सामने आता है तो उसके तुरंत बाद उसका विरोधी अस्त्र या उसका तोड़ निर्मित कर लिया जाता है, ये सत्य बात है। और इसी प्रकार यदि कोई नई टैक्टिस या युद्ध कला प्रकट होती है तो तुरंत ही उसका तोड़ भी ढूंढने का प्रयास कर लिया जाता है और अंत में ढूंढ लिया जाता है।
अर्थात कोई नया हथियार सामने आया तो उस हथियार से बचने का उपाय और उस हथियार को नष्ट करने का उपाय तुरंत खोजा जाता है। उसी तरह युद्ध कला अगर कोई नई प्रकट होती है तो उस युद्ध कला का भी तोड़ ढूंढा जाता है। अतः युद्ध कला के इतिहास में किसी भी युद्ध कला एवं हथियार पर किसी का एकाधिकार बहुत दिनों तक नहीं रह पाता, अर्थात उसके जब तक वो कुछ दिनों तक वो कहर ढाता रहता है, कुछ दिनों तक वो बमबारी करता रहता है, कुछ दिनों तक वो जो है बमबारी करता है, कहर ढाता है, लेकिन जल्दी से ही उससे बचने का प्रयास कर लिया जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन विमानों से बचने के लिए तुरंत ब्रिटेन ने शीघ्र ही रडार की खोज की थी और जल सुरंगों से बचने के लिए तुरंत विरोधी उपकरणों की खोज की थी। तो वही चीज़ है इसमें भी। अब आप देख सकते हैं, हम इस छोटे से तालिका से हम समझ सकते हैं कि चिर या स्थिर सामरिक तत्व तो है क्या चीज़ वास्तव में। अब इसमें आप थोड़ा सा धैर्य ढंग से आप समझेंगे। देखिए, अस्त्र एवं समरतंत्र हैं ये और विरोधी अस्त्र। आप देख सकते हैं तलवार, भाला, धनुष, बाण, इनसे बचने के लिए ढाल एवं कवच का निर्माण किया गया। ठीक है। उसके बाद आघात समरतंत्र आया घुड़सवार युग में। तो आघात समरतंत्र में घुड़सवारों के विरुद्ध मस्केट भी बन गया, मस्केट, और उसी विकास क्रम में राइफलें और मशीन गनें भी बनी और तोपें भी बनी। तो आघात समरतंत्र या घुड़सवारों को मारने के लिए मशीन गनों का निर्माण किया गया और मशीन गनों की ही देन थी, और मशीन गन, राइफलें, मस्केट ये सब बन गई। तो इनसे बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और लौह कवच का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं, एक का तोड़ ही है दूसरा। और मस्केट, राइफलें, मशीन गनों और तोपों की देन थी खाई युद्ध का जन्म। और खाई युद्ध के काट के रूप में टैंकों का प्रयोग किया गया खाई युद्ध को तोड़ने के लिए। और टैंकों को तोड़ने के लिए टैंक विरोधी अस्त्रों का निर्माण, जिसमें टैंक विरोधी तोपें, टैंक विरोधी टैंक, मिसाइलें, रॉकेट, विभिन्न प्रकार की राइफलें, तो ये चीज़ टैंकों की विरोधी अस्त्र हैं। उसके बाद लड़ाकू विमान एक जो है घातक हथियार के रूप में सामने आया, बम वर्षक के रूप में बमबारी करने के लिए। तो तुरंत विमान भेदी तोपें भी, विमान भेदी अस्त्र भी बनाए गए विमानों को नष्ट करने के लिए। विमान भेदी तोपें, विमान भेदी रॉकेट, विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, विभिन्न प्रकार के। उसके बाद रॉकेट सामने आ गया, रॉकेट का प्रयोग हुआ तो रॉकेट से भी एंटी रॉकेट बनाया गया, रॉकेटों को रॉकेटों से नष्ट करने के लिए। उसी तरह मिसाइलें आ गई तो एंटी मिसाइलें उसके लिए बनाया गया, जो कि अमेरिका ने शुरू किया अपना स्टार वार सिस्टम, NMD सिस्टम। अब इसी प्रकार जलपोत, युद्धपोत, विमान वाहक पोत, अब इन सबको डुबाने के लिए आप देख सकते हैं जल सुरंगें, टारपीडों, मिसाइलें, पनडुब्बियों आदि का प्रयोग किया गया, जिसमें टारपीडो का प्रयोग होता रहा है। इतने अतिरिक्त पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी को डुबाने के लिए FD या सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक नया अस्त्र सामने आया तो तुरंत उसका विरोधी अस्त्र उसके लिए तैयार हो गया। अर्थात एक नया हथियार, एक नई युद्ध कला अगर सामने आती है तो तुरंत ही उसका तोड़ जो है तैयार हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जिस प्रकार, अब यहाँ मन लगा के बच्चों समझना मित्रों, जिस प्रकार घातक हथियारों से बचने के लिए कवच, गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, टैंकों को नष्ट करने के लिए टैंक विरोधी अस्त्र, विमानों को नष्ट करने के लिए विमान भेदी अस्त्रों एवं रडार, युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए टारपीडो, जल सुरंगों एवं पनडुब्बियों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध में किसी विशेष हथियार एवं विशेष प्रकार की युद्ध कला पर बहुत दिनों तक किसी एक का एकाधिकार नहीं रहता, अर्थात विरोधी अस्त्र सदा तैयार होते रहते हैं, होते रहे हैं। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। 1949 में तुरंत सोवियत संघ ने भी उसका तोड़ निकालकर उसने भी परमाणु बम बना लिया। और वर्तमान समय में लगभग 10 राष्ट्रों ने परमाणु बम बना लिया। अर्थात अब परमाणु बमों पर किसी एक का एकाधिकार तो नहीं बचा ना। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु युद्ध ने अपने परमाणु युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए, अर्थात परमाणु से बड़ा भयानक युद्ध, परमाणु युद्ध से बड़ा खतरा कोई नहीं बचा, तो अमेरिका ने परमाणु युद्ध से बचने के लिए या अपने पक्ष में करने के लिए मिसाइलों से गिराने वाले सिस्टम स्टार वार पर भी कार्य करना शुरू कर दिया। और युद्ध के इतिहास में किसी विशेष प्रकार के युद्ध एवं युद्ध कला पर किसी एक राष्ट्र का एकाधिकार नहीं रह पाता और तुरंत ही उसका विरोधी अस्त्र या तोड़ खोज लिया जाता है। मित्रों, युद्ध कला के क्षेत्र में इसी बदलाव को चिर या स्थिर सामरिक तत्व कहा जाता है।
अब आप हमारे विचार से आप समझ गए होंगे कि युद्ध कला के इतिहास में कोई नया अस्त्र बनता है। एक बार हम फिर से बताएंगे, कोई नया अस्त्र बनता है, कोई युद्ध कला बनती है। कोई नई युद्ध कला बनती है तो तुरंत उसका विरोधी अस्त्र, उससे बचने का उपाय खोजा जाता है और समरतांत्रिक इतिहास में उसी बदलाव को या इसी परिवर्तन को, क्योंकि यही परिवर्तन है जो कि लंबे समय तक चल रहा है, प्राचीन काल से चलता आया है, आज भी ये चल रहा है, इसी को हम कहते हैं स्थिर सामरिक या चिर सामरिक तत्व। ये ऐसे सामरिक तत्व है जो कि सदा चलता रहता है। बाकी हम इसको कुछ ना तो युद्ध कलाओं में हम इसको किसी युद्ध कलाओं का नाम लेकर हम इसको नहीं दे सकते कि ये चिर सामरिक तत्व है, क्योंकि ये परिवर्तन ही चिर सामरिक तत्व है। ठीक, केवल वो जो परिवर्तन आया है, किसी अस्त्र के विरोधी अस्त्रों को खोजना, किसी युद्ध कला के विरोधी युद्ध कला को खोजना, किसी युद्ध कला या अस्त्रों के तोड़ को खोजना, वास्तव में यही है चिर सामरिक तत्व जो प्राचीन काल से लेके आज तक हो रहा है। तो यही हम चिर सामरिक तत्व हम इसी को कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग बताइएगा। चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।